हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का थ्योरी चालू करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो देखो व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव इन थ्योरी। वी फर्स्ट हैव इज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, देन वी हैव इज नीड ऑफ वैल्यूएशन, देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर, then we have types, different types of values of share, then we have reasons for valuation, why do we need to value the shares, and at end we have methods of valuation, at end we have methods of valuation. तो ऐसे करके we in all we have six things to study. So before starting, before recording this, I would like to tell you कि I would prefer कि ये डिस्कशन मैं इंग्लिश में करूँगा बिकॉज थियरी है एज सच। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की थियरी ऐसी है कि लाइक कुछ समझाने जैसी नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक समथिंग विच कुड बी एक्सप्लेन, इट इज़ लाइक प्लेन रीडिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तो मैं पढ़ूंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा, उसका कन्वर्ट करके बताना इज़ मीनिंगलेस. कन्वर्ट करके बताऊंगा तो आप क्या मतलब लाइक आपको समझेगा बट आप लिखोगे क्या. सो इट वुड बी बेटर कि इफ़ आई एक्सप्लेन यू इन सिंपलर टर्म्स इन इंग्लिश सो दैट आप वो सिंपल इंग्लिश लिख सको इन पेपर्स. सो आई वुड ट्राई कि मैं इंग्लिश में आपको बताऊँ. एट द सेम टाइम सेकंड चीज़, मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा. जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जस्ट वन गो करेंगे, समझा. सेकंड थिंग, मेथड सेम रखेंगे जैसे वी हैड डन इन इन आर फर्स्ट लाइक प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यूनिट 2 का जैसे रिवीजन किया था, सिमिलर फैशन में करेंगे. इट वुड बी कंसेप्ट देखेंगे, समझेंगे एंड समझने के बाद एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे कि आप लिखोगे क्या अगर क्वेश्चन आया तो. फाइन. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विथ वैल्यूएशन ऑफ शेयर. तो फर्स्ट इज द कंसेप्ट, फर्स्ट ये वाला कंसेप्ट. तो कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देखो. कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में दे मतलब लाइक डायरेक्टली मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि डायरेक्टली अगर आया क्वेश्चन तो व्हाट वुड यू राइट. इट वुड बी बेसिकली यहाँ पे शेयर क्या होता है वो बताया है. शेयर इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. ये देखो, शेयर इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी यूज्ड फॉर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम ए पर्सन वगैरह लिखा है, राइट. तो शेयर क्या होता है वो बताओगे. यू वुड एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय शेयर. शेयर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी फॉर अरेंजिंग फंड्स. इतना लिखा तो भी सफिशियंट है. फॉर अरेंजिंग फंड्स, एक ही मिनट. यस, यहाँ पे शेयर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी फॉर अरेंजिंग फंड्स. फाइन. इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. देन आगे बताया द मनी वैल्यू ऑफ शेयर इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ शेयर. वैल्यू ऑफ शेयर का मीनिंग, अभी कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बताना है ना, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बताना है ना. तो नाउ यू वुड से मनी वैल्यू ऑफ शेयर इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ शेयर. तो आगे जाके बोला है देयर इज बुक वैल्यू एंड देयर इज मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू रहता है. तो द वैल्यू यहाँ पे देखो, the value stated in balance sheet or articles of association of company is known as book value. At the same time, the value at which shares are available in for buying and selling in market is known as market value. इतना लिखा तो भी sufficient है. कंसेप्ट में इतना लिखा तो भी sufficient है कि what does the share mean. तो ये share is nothing but a document which is used for arranging funds. Second, what does valuation of shares mean. तो valuation of shares में कि इट इज़ बेसिकली वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज मनी वैल्यू ऑफ शेयर इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ शेयर. एट द सेम टाइम अदर थिंग्स लिखोगे. बुक वैल्यू रहता है, मार्केट वैल्यू रहता है. बुक वैल्यू इज द वैल्यू स्टेटेड इन बैलेंस शीट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एट द सेम टाइम मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग. समझा. एट द सेम टाइम अदर चीज़ें कौन से लिखोगे, अदर चीज़ें ये लिखोगे यहाँ पे. Other things you would write is there are different methods for calculation. There are valuation. ये देखो, the valuation can be done by different methods like valuation as an entitlement of share of future profit, interest in net asset, that is net asset method on basis of yield. जो हमने 4 methods देखे ना, वो methods के नाम लिख सकते हो. I hope आपको समझा है. So first is done concept of valuation of shares. You would explain all things. देखो पॉइंटर, अगर पॉइंटर्स देखे तो फर्स्ट शेयर का मीनिंग, सेकंड बुक वैल्यू रहता है, मार्केट वैल्यू रहता है, थर्ड इट इज़ बेसिकली मनी वैल्यू ऑफ शेयर, एंड फोर्थ डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, 4 मेथड्स रहते हैं. यू नो ऑल दोस मेथड्स. बाद में जाके लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे. फाइन. आई होप यू आर गॉट इट. आगे नीड फॉर वैल्यूएशन. नीड है, सेकंड पॉइंट देखो अपना नीड है. तो लाइक व्हाट इज नीड फॉर वैल्यूइंग शेयर्स. अभी ये
नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। देखो फर्स्ट पॉइंट, अमालगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी। मतलब बेसिकली वन कंपनी इज ट्राइंग टू एक्वायर अनदर कंपनी, या फिर टू डिफरेंट कंपनीज आर ट्राइंग टू अमालगमेट, एंड इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज देयर वुड बी एन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, शेयर्स एक्सचेंज होंगे या फिर बेसिकली न्यू इशू ऑफ शेयर्स, एंड व्हाइल इशूइंग द शेयर्स वैल्यू ऑफ शेयर्स वुड बी रिक्वायर्ड, it would be required to compute the value of shares, and therefore valuation of shares का concept would come into picture. I hope you have got it. आगे सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। देखो डिसेंडिंग, व्हाट इज मीन बाय डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स? डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स विच डू नॉट अग्री विथ एनी ऑफ द डिसीजन. let's say this company is taking a decision of, let's say, expanding the business या फिर selling out some business, then there are some shareholders who are not agreeing with this decision, then those shareholders are known as dissenting shareholders. basically ऐसे shareholders जो मान नहीं रहे, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो नाउ समटाइम्स दे आर गिवन एन ऑप्शन. अगर इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिसीजन, देन you just sell your shares and go out of the company. basically go out ऐसे नहीं बोल सकते, but basically they are dissenting, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि if you wish to, then you can sell out your shares and you can exit from the company. तो while exiting they would be required, company would be required to purchase back the shares from dissenting shareholders and at some value, एंड देयरफॉर वो वैल्यू निकालने के लिए वी वुड रिक्वायर द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. तो हम नीड देख रहे हैं ना, तो हम नीड देख रहे हैं बेसिकली. व्हाट आर वी सीइंग? नीड. व्हाट इज द नीड? हियर द नीड अराइजेस ना, हियर द नीड अराइजेस व्हेन वी हैव टू परचेज द शेयर्स फ्रॉम डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स. आई होप आपको समझा है. थर्ड, to calculate exchange ratio in case of conversion of preference shares or debentures into equity share. Let us take an example कि my preference share of 100 rupees is being converted into equity shares, तो 100 का preference share है और मेरी equity की current price चल रही है 10 rupees, equity की current valuation is going on 10 rupees, then my 100 rupees का preference share would be converted into would be converted into 10 equity shares, so that value tally होगी ना, right? I mean to say अगर ये conversion वगैरह है, when this conversion वगैरह takes place, that time it is required कि you should know the value of equity share. अभी in this case if I would have not known कि 10 rupees is value of my share, then how would I have converted? At what ratio would I have used what ratio I would have used basically to compute the value of shares, right? I hope आपको समझा है. तो in this case there arises a need for valuation of shares. Then next point, fourth point, to know the actual value of shares in case shares are pledged as security. मतलब जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तब इन केस अगर मैंने मेरे सिक्योरिटी, शेयर्स आर एसेट फॉर मी, मेरे लिए एसेट है, तो इफ़ आई प्लेज दैट, मतलब उनको मॉर्गेज जैसे दिया, उसके अगेंस्ट, उसके सिक्योरिटी पे लोन लिया मैंने, तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, बैंक जिसकी सिक्योरिटी हम देते हैं, लेट्स से मेरे को लैंड, ज़मीन पे लोन लेना है, लेट्स से मेरे को लैंड पे लोन लेना है, तो जितने मेरी लैंड का वर्थ होगा उसके बेसिस पे लोन देगा बैंक वुड प्रोवाइड द लोन ऑन दैट बेसिस. सिमिलरली इफ़ आई प्लेज्ड माई शेयर्स, बैंक के पास मैंने बैंक को दे दिए शेयर्स और उसके अगेंस्ट लोन लिया, तो बैंक मेरे को कितना लोन देगा? बैंक वुड गिव मी द लोन विच इज़ इक्विवेलेंट टू सम परसेंटेज ऑफ दैट वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट? आई मीन टू से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए, मतलब लाइक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए वी शुड फर्स्ट नो वैल्यू, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ योर टोटल शेयर्स जो आप बैंक को दे रहे हो, राइट? एंड देयरफॉर देयर अराइजेस अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. आई होप आपको समझा है. आई होप आपको पता है हम क्या देख रहे हैं. वी आर सीइंग नीड. व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूइंग द शेयर्स? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्यों करना पड़ता है? तो इसलिए करना पड़ता है कि हम कन्वर्जन कर सके, इसलिए करना पड़ता है कि हम डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स वापस दे सके, इसलिए करना पड़ता है कि अगर हमने प्लेज किए शेयर्स तो हम लोन ले सके. समझा? आगे फिफ्थ पॉइंट, टू नो द वैल्यू ऑफ शेयर्स, to know the value of such shares where majority of shares of one company is acquired by another company. बेसिकली शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, अगेन शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, सिमिलर टू अमालगमेशन वगैरह. तो यहाँ पे कुछ शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इन दैट केस में फिर शेयर्स पर परचेज सेल हो रहा है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वैल्यूएशन लगेगा ना. परचेज या फिर सेलिंग किस पे होगा? एट द वैल्यू, राइट? सो देयरफॉर देयर अराइजेस अ नीड फॉर वैल्यूएशन. अगेन पॉइंट नंबर 6, to know the value of such shares for estate duty purpose. estate duty purpose like estate duty कुछ तो रहता था, अभी जाने दो, for the time being ignore this point. एक हाथ पॉइंट नहीं किया तो भी कोई बात नहीं. आगे
टू प्रोवाइड द रीजनेबल कंपेंसेशन टू द शेयर होल्डर्स इन केस द गवर्नमेंट टेक्स ओवर। आपको पता है कभी कभार गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, लेट्स से कुछ एसेट्स है लाइक लैंड वगैरह, वो उसका तो आपने सुना होगा कि लाइन कंपलसरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट वगैरह टेक ओवर करती है। सिमिलरली इन सिमिलर फैशन लेट्स से गवर्नमेंट की किसी नेशनलाइजेशन स्कीम के अंडर आपके शेयर्स एक्वायर हुए, योर शेयर्स आर टेकन ओवर अंडर दैट स्कीम, तो इन दैट केस गवर्नमेंट कौन से वैल्यू पे लेगा? गवर्नमेंट विल नीड सम वैल्यू टू परचेस, एंड वो वैल्यू कैसे कंप्यूट होगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, राइट? सो देयरफॉर देयर अराइजेस अ नीड फॉर वैल्यूएशन इन दिस केस। आई होप यू गॉट इट। आगे, to ensure that fair and equitable distribution is made among the partners, fair and equitable distribution is made among the partners, मतलब when partnership let's say dissolve हो रही है, firm dissolve हो रही है, when the firm is getting dissolved, in that case you know the मतलब the total capital, balancing capital या फिर balancing assets of the firms are distributed among the partners, and in that case let's say firm is having investment in shares, then in that case how much shares would be given to which partner? Like let's say if there are 3 partners, then how much proportion of shares would be given to each partner? We have to decide that. And how would we decide that? Based upon the value of the shares, based upon the value of shares. Let's say I have to pay A B C 3 partners 10,000 20,000 30,000, then how would I decide कि मैं A को कितने shares दूँ, B को कितने shares दूँ, and C को कितने दूँ? I would decide that on the basis of value of share, and therefore there would again arise a need for valuation of shares. Fine. आगे लेट्स सी, टू एंश्योर फेयर ट्रांसफर इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट मेक्स ए ट्रांसफर, बेसिकली अगेन ट्रांसफर हो रहा है, नॉन रेसिडेंट करे रेसिडेंट करे ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी वुड रिक्वायर वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, टू नो द अमाउंट ऑफ वेरियस टैक्सेस एंड फीस लाइक कैपिटल गेन टैक्स, लाइक कभी कभार इनकम टैक्स में भी आपको होता है, कभी कभी लाइक यू रिक्वायर फेयर वैल्यू वाइल कंप्यूटिंग टैक्स, तो इन दैट केस देयर अराइजेस अ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बिकॉज फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? बाय वैल्यूएशन, राइट? देन आगे, टू फुलफिल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, छोड़ दो ये, आई डोंट मतलब लाइक मुझे भी नहीं पता ये क्या है। टू एंश्योर फेयर कन्वर्जन इन केस द शेयर्स ऑफ वन क्लास आर कन्वर्टेड इनटू अनदर क्लास, बेसिकली कन्वर्जन हो रहा है, इट इज सिमिलर टू प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सिमिलरली यहाँ पे एक क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स दूसरे क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट होने के लिए वैल्यू तो कोई लगेगी, दैट मीन्स देयर अराइजेस अ नीड फॉर वैल्यूएशन इन दिस केस ऑल्सो। आई होप आपको अराउंड 12 पॉइंट्स थे, उसमें से 10 तो समझे हैं, 10 तो याद रहेंगे, 5-7 तो याद रहेंगे, सफिशियंट है, समझा? नेक्स्ट आगे मूव होते। नेक्स्ट इज स्पेशल फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट वैल्यू ऑफ शेयर? बेसिकली वैल्यूएशन नहीं, इट इज वैल्यू ऑफ शेयर। व्हाट आर द स्पेशल फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर? कौन से फैक्टर्स है जो वैल्यू ऑफ शेयर अफेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, दे मीन टू से इफ माई नेचर ऑफ बिजनेस इज सीजनल, if my nature of business is seasonal as a vis-a-vis compared कि मैं nature of business is like not seasonal, it is like full year, then they say value of share of a company which operates for whole of the year as compared with the value of share of a company which operates only in season would obviously be higher। मतलब they mean to say कि वो कंपनी जो कंटिन्यूसली साल भर ऑपरेट कर रही है उसकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद द कंपनी विच इज सीजनल। That means the nature of business affects the value of share। क्यों? तो एक केस में nature of business was seasonal, दूसरे केस में nature of business was not seasonal, it was regular। तो in that case it was observed कि regular वाले शेयर की प्राइस ज़्यादा है, रेगुलर वाले कंपनी के शेयर की प्राइस ज़्यादा है। So I mean to say your nature of business will affect the value of your share, नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई फॉर शेयर। ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई की मतलब लाइक डिमांड एंड सप्लाई इटसेल्फ डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द शेयर, इटसेल्फ डिसाइड्स द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, राइट? सो डिमांड एंड सप्लाई तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा ना। मोर द डिमांड मोर वुड बी द वैल्यू ऑफ शेयर, लोअर द डिमांड लोअर वुड बी द वैल्यू ऑफ शेयर, राइट? आगे, गवर्नमेंट पॉलिसी in sometimes you would have heard कि government is trying to promote this sector, government is trying to promote electronic vehicles, let's say। तो in that case what happens, the companies which are dealing in those vehicles उनके शेयर का प्राइस बढ़ता है। I mean to say कि government policy also affects the price of your shares, favorable the government policy higher the price of your share। I hope आपको समझा है। This is what we are seeing the factors which are affecting the value of shares। The first is nature of business will have an impact
on your value of share. Demand and supply, higher the demand, greater would be the value of your share, so it will also have an impact on your valuation. Government policy का भी valuation पे impact होगा similarly. Efficient management, fourth point, efficient management. They mean to say when your management is efficient, management is efficient माने when they say management is efficient, they mean to say when management is working actively, is taking efforts and proving their efforts into the results. अच्छे results मिल रहा है, profitability बढ़ रही है कंपनी की, तो obviously share price बढ़ेगा, share price would increase, right? So therefore efficient management will generate higher profit and therefore price of share would increase. समझा? आगे डिविडेंड डिक्लेरेशन gives confidence. If company is distributing dividend year on year, it gives confidence to the investors कि yes, this company has proper cash balance, it's generating profits and therefore उसका शेयर प्राइस बढ़ने लगता है, because you also assume which share would you buy, a dividend paying stock या फिर non dividend paying stock. The investor would think if this stock is generating some cash, let us buy this. Fine. So dividend declaration also has impact on value of your share. I mean to say only this. Point 6, prospects of right issue. Basically prospects माने we are forecasting कि right issue होगा, तो that this fact कि right issue होगा या फिर right issue होने के chances है, this fact also increases the value of share, because this again it is similar to dividend. It gives confidence that company is distributing या फिर company is in process of expansion, इसलिए company needs funds, and if it is expanding it will generate higher profits in future and therefore the value of share will start increasing. Then prospect of bonus issue, similar to prospect of right issue. If company bonus issue कर रही है, मतलब company कुछ bonus दे रही है, तो that means company is in healthy position, right? आप खुद like weak हो, तो can you give bonus to anybody else? No, obviously not. When you are in position, in a good position, that time only you generally announce bonus वगैरह, right? So I mean to say bonus issue will create confidence कि company has proper reserves, company has that capability and it will grow in future and therefore the share price will again increase, therefore value, this is the factor which affects the value of share. Then accumulated reserves, higher the accumulated reserves, higher would be the value of share, because accumulated reserves shows that company is cash rich company, ज़्यादा बहुत कंपनी के पास बहुत reserves है and it has lot much of cash and therefore it is a wealthy company and therefore इसी this thing increases the value of share. Then growth prospect, obviously future में जाके growth के prospects है, इस company के chances दिख रहे हैं, तो in that case what will happen is share price would increase. Then past performance, based upon past performance, if a company has performed good in past, it is probable that कि ये company आगे जाके भी it will perform well, it will perform good and therefore the value of share of company will start increasing. समझा? I mean to say these are all the factors which affect the value of shares. मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल दिया, रिवर्स किए फैक्टर्स तो सारे डिक्रीज भी कर सकते हैं शेयर प्राइस. आई जस्ट मीन टू से कि इतने सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ योर शेयर. आगे फोर्थ पॉइंट इन थ्योरी, टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर. ये हमने क्लास में देखा है, टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर ये हमने क्लास में देखा है, मतलब ऊपर वाले चीज़ें नोट्स में दिए थे, एट द सेम टाइम ये क्लास में डिस्कस किया था. इट वाज लाइक, देखो फर्स्ट इज पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू. व्हाट इज दिस? पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू. इट इज़ बेसिकली नथिंग बट जो बुक्स में आपका वैल्यू रहता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वगैरह दिया रहता है, कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिस वैल्यू पे आपका शेयर कोटेड रहता है, that is known as par value of share. Is it the issue price? Of the share? No, it is not the issue price. Issue price may be different. Issue price may be more than par value, then it is at premium. If it is less than par value, then it is at discount, जो कि generally नहीं होता. Fine. आगे book value. What is meant by book value? Book value is nothing but total capital. ये देखो यहाँ पे दिया है total capital of the company divided by total number of shares, like what we used to do in net asset method. At the same time सिर्फ एक difference था, net asset method में we used to consider the market values,
right? We used to consider the market values, but when we consider, if we consider the book value, that is the capital, total capital of the company divided by total number of shares, that it will give me the book value. That is book value attributable, book value of total assets which are attributable to each share, वो आ जाएगा मेरा बुक वैल्यू। समझा? सो अगर बुक वैल्यू का डेफिनेशन लिखना है तो हाउ वुड यू राइट? बुक वैल्यू इज नथिंग बट इट इज वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आई होप यू गॉट इट। टोटल कैपिटल में क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व, सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सारे आ जाएंगे। आगे ब्रेकअप वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू तो यू नो दिस इज इटसेल्फ अ मेथड। Intrinsic value, what we do, we compute net assets, considering the market value, and then we compute the intrinsic value. We subtract the external liabilities first, we deduct the external liabilities including preference share। ये सुबह वाले लेक्चर में ही किया है ये हमने। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज डिडक्ट करते हैं एंड देन कम्स नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें से हम उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से एंड वी गेट वैल्यू पर शेयर। सो दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। देन व्हाट इज मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू क्या रहती है? इट इज नथिंग बट द वैल्यू विच इज कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज मार्केट वैल्यू। मतलब बेसिकली द वैल्यू विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेज, डिमांड, सप्लाई, एनीथिंग, उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। देन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्लस ब्रोकरेज कमीशन अदर फीस फॉर एक्वायरिंग द शेयर। मतलब बेसिकली व्हाट इज द कॉस्ट फॉर मी, मतलब व्हेन इफ आई बॉट ए शेयर, लेट्स से that share is quoted at 100 rupees in market. When I buy that share, I would pay 100 rupees to the seller. At the same time, I would require some costs to be incurred. Let's say it may be ड्यूटी वैल्यूज, या फिर इट में भी STT, एनीथिंग, इट में भी एनी टैक्स वगैरह, लेट्स से ब्रोकरेज वगैरह रहेगा, कोई भी कॉस्ट रहेगा, तो इंक्लूडिंग दैट कॉस्ट दैट विल बी माई कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस इज मार्केट प्राइस 100, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, दैट इज कॉस्ट टू मी, एक्चुअल कॉस्ट टू मी। फॉर जैसे हम एसेट में करते थे लाइक कॉस्ट ऑफ एसेट इज इट इज द कॉस्ट टिल द टाइम एसेट इज पुट टू यूज। तो सिमिलरली जब तक मेरे पास शेयर आता है, जितनी भी कॉस्ट लगेगी, ब्रोकरेज आते टाइम, कमीशन लगेगा, अदर फीस लगेंगे, तो ऑल दैट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू? ये इटसेल्फ इज अ मेथड, हमने देखा है। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एट नॉर्मल रेट। वी यूज्ड टू डू, इफ यू रिमेंबर, हम व्हाट वी से एवरेज प्रॉफिट्स लेते थे, उसको डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट करते थे एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते थे। वी यूज्ड टू कंप्यूट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आई होप यू रिमेंबर। तो दिस इज द सेम थिंग, दैट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फाइन। एंड उसको अगर हमने एक नंबर लाइक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड किया तो देन इट विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू पर शेयर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किया तो इट वुड बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू पर शेयर। देन आगे फेयर वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज नथिंग बट वी हैव सीन दिस, इट इज इटसेल्फ अ मेथड। सो यहाँ पे देखो बॉस, दिस वन इज मेथड, फोर्थ मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज थर्ड मेथड, देन मार्केट this intrinsic value is second method and first method is fair value, that is it is yield basis। तो फ्रॉम द 4 मेथड्स विच वी हैव लर्न, यहाँ पे तो 3 कवर हो गए, ब्रेकअप वैल्यू, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। समझा क्या? 3 तो वही है, अदर देन दैट पार वैल्यू है, बुक वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस है। समझा? फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का एडिशन, एवरेज रहता है बेसिकली। यू नो फेयर वैल्यू इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो नेट एसेट मेथड से आया है, एंड मार्केट वैल्यू यानी जो यील्ड बेसिस से आया है, वो उसका हम एवरेज लेते हैं, दैट इज फेयर वैल्यू। आई होप यू गॉट इट। This was the fourth point from valuation of shares का theory. Now moving to next point, reasons for valuation of shares। अभी need for valuation देखा था, what is the need for valuation of shares? अभी reasons क्या है सर? ये reasons क्या है? कुछ नहीं वैसे ही कुछ तो, मतलब लाइक सिमिलर टू ऑल द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड इन नीड फॉर वैल्यूएशन, सिमिलर पॉइंट्स दिए हैं। यू कैन इग्नोर दिस, अगर इनकेस आया तो वही लिख दिया तो भी चलेगा, बिकॉज सिमिलर पॉइंट्स है सब। देखो यहाँ पे भी टैक्स की बात की गई है, यहाँ पे भी डिमांड की बात की गई है, मतलब लाइक मोटा मोटा सेम ही चीज़ है। अगर एक बार पढ़ लोगे ना आप तो आपको समझ जाएगा, बट यू कैन सेफली
यू नो रिमूव, बिकॉज अगर नीड लिखा तो भी सेम ही है ना, रीजंस फॉर वैल्यूएशन एंड नीड फॉर वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, तो दैट वुड बी फाइन। आगे जाते हैं, इसको हम स्किप करते हैं, आगे जाते हैं। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन, दिस इज समथिंग विच इज लाइक हमने किया है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, we already know there are four methods of valuation. There are four methods of valuation. First is net asset method. Second is yield basis method. Third is fair value method. Fair value method, you know, it is nothing but average of first two methods, that is net asset method plus yield basis method का जो आंसर आएगा उसका एवरेज लिया तो इट विल बी फेयर वैल्यू मेथड. एंड थर्ड इज अर्निंग्स कैपेसिटी मेथड, सॉरी फोर्थ इज अर्निंग्स कैपेसिटी मेथड. यू नो वी हैव डन दिस इन क्लास. फाइन, एक एक दिखते हैं. Now we are not looking this from a perspective of numericals. In case numericals comes, उसके perspective से नहीं दिख रहे. न्यूमेरिकल का लेक्चर मैंने नेट एसेट मेथड के लिए ऑलरेडी अपलोड किया है. फाइन, सो वी आर लुकिंग इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ थेरी. इफ व्हाट इफ थेरी कम्स तो क्या लिखना है आपको अभी. क्या सर, क्या आप ये मेथड समझाओगे अभी? सर क्या आप ये मेथड समझाओगे अभी? नहीं, आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग यू दिस मेथड बिकॉज अभी तो आपको पता है ये मेथड्स, राइट. अभी तो थियरी क्या लिखने, आई वुड ओनली डिस्कस दैट थिंग. फाइन, तो इन केस नेट एसेट मतलब लाइक इफ यू हैव टू राइट समथिंग ऑन नेट एसेट, तो व्हाट वुड यू राइट? यू वुड राइट व्हाट वी यूज्ड टू डू. व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू take total assets. Under this method, value of one share is calculated by dividing total value of shares by number of shares. That is, total value of share is calculated by determining net assets of the company. We used to compute net assets available to equity shareholders. So you have to write the same thing. Yeah, we consider total assets, we deduct all the external liabilities and compute net assets available to equity shareholders. Then we divide it by number of shares and then comes the value of share. That's it. इतना लिखना है, इतना लिखना है. आगे और क्या लिखना है सर? ये लिखना है कि दिस मेथड also has different names. This method also has different name. That is, net method is also known as net worth method, equity method, asset backing method, breakup value method, real value method and asset basis method. इसमें से दो चार लिखने हैं. फाइन, देन इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. इतना लिखा सफिशियंट, इतना लिखा सफिशियंट है. यू कैन ड्रॉ फॉर्मेट, यू कैन ड्रॉ फॉर्मेट. ये जो हम यूज़ करते थे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. वी यूज टू टेक टोटल एसेट्स, देन वी डिडक्ट टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस कैपिटल, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आता था. उसमें नोशनल कॉल का एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आता था. ये फॉर्मूला लिख देना है. इतना लिखा सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है. समझा? आगे. Then the second method is yield basis method. Second method is yield basis method. You know, the first method keeps assets as its base. At the same time, yield basis method keeps profits as its base. Profits के basis पे value of share decide होता है. तो you know what we used to do? We used to compare the yield, compare the returns of our company with the other company, our company with the market returns, right? So similarly, similar fashion में यहाँ पे भी वही लिखना है. What we used to do? We used to do some steps. ये देखो, we used to do some steps. That is, we used to first calculate average profits available to equity shareholders निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट्स निकालते थे. देन वी यूज्ड टू डू फ्यूचर एडजस्टमेंट्स. देन फ्यूचर एडजस्टमेंट्स के बाद टैक्स डिडक्ट करते थे, डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व ये डिडक्ट करते थे, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बेसिकली निकालते थे. After computing the average earnings, we used to compute total paid up value of all equity shares and then we used to divide average earnings by total paid up value. दोनों को divide किया, ये average earning divided by total paid up value, तो that gives to average rate of earnings. What is the rate of earnings at which company is earning? तो company का average rate आता था in step 3. step 4 में market का लेते थे, स्टेप 4 में नॉर्मल रेट लेते थे. ये देखो, स्टेप 4 में नॉर्मल रेट लेते थे, स्टेप 5 में दोनों को कंपेयर करते थे. एक्सपेक्टेड रेट, दैट इज एवरेज रेट बेसिकली डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर गिव्स यू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. आई होप आपको समझा है. तो सर यील्ड बेसिस मेथड आया, यील्ड बेसिस मेथड आया, क्या लिखना है? यही लिखना है. That's it. That is what you have to write. You have to write कि yield basis, under yield basis we compute value of share based upon returns and not the asset, right? It is yield basis method. Another name for yield basis method is market value method. अभी ऊपर देखा था, another name for yield basis method is market value method. ये लिखना है and then all ये 6 steps लिखने हैं. ऑल ये 6 स्टेप निकले सफिशियंट है. सर क्या चार्ट निकालना है? इतना बड़ा चार्ट नहीं निकालना, इतना बड़ा चार्ट नहीं निकालना. यू कैन जस्ट राइट कि व्हाट डू वी डू फर्स्ट स्टेप 1 वी compute average profits, ये वाला. एंड देन स्टेप 2 वी compute पेड अप वैल्यू, देन रेट ऑफ अर्निंग्स एंड देन ये नॉर्मल रेट करके ये फॉर्मूला लिख सकते हो. आई होप आपको समझा है. नेक्स्ट मेथड, फेयर वैल्यू मेथड. Next method is fair value method. We know what is fair value method. Fair value method is nothing but method 1 plus method 2 divided by 2. That is average of first two methods.
राइट। सो यहाँ पे वही लिखना है, फेयर वैल्यू मेथड इज नथिंग, फेयर वैल्यू मेथड इज नथिंग बट फेयर वैल्यू मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन, देखो नीड्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ क्या लिखना है। ये देखो ये लिखना है, फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल टू, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कॉम्प्यूटेड बाय वे ऑफ एवरेज, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय फर्स्ट टू मेथड्स, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड yield basis method. So fair value of shares is equal to intrinsic value of shares plus yield value of shares divided by 2, ये लिखना है, ये लिखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग नेट एसेट वैल्यूएशन एंड मार्केट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अर्निंग बेसिस मेथड एंड देयरफॉर दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ड्यूअल मेथड, देयरफॉर दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ड्यूअल मेथड। तो देखो अब तक जितने भी देखे ना, हर एक में हम क्या क्या करते थे वो देखा, मतलब प्रैक्टिकल हम सम कैसे सॉल्व करते थे, वी रोट दोज थिंग्स एज थ्योरी, एट द सेम टाइम हमने मेथड को दूसरे नाम क्या है वो भी लिखे। नेट एसेट मेथड में इट वाज इंट्रिंसिक, यील्ड बेसिस में इट वाज मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू में इट इज ड्यूअल मेथड, राइट। तो यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स एट द सेम टाइम, यू कैन राइट इवन दिस थिंग्स, रेट ऑफ अर्निंग जो हम वहाँ पे यूज़ करते थे, प्रॉफिट after interest, tax, preference, dividend basically is earnings available to equity shareholders divided by capital employed, then rate of earnings upon normal rate। अभी ये सब फॉर्मूलेज देके ये फिर से लिख सकते हो, बिकॉज ये मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड, तो इसलिए आप पहले मेथड का भी लिख सकते हो। समझा? आई होप आपको समझा। इट इज़ एवरेज ऑफ नेट एसेट मेथड, अर्निंग्स कैपेसिटी मेथड, सॉरी ये मत लिखो, इट इज़ बेसिकली एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड प्लस यील्ड वैल्यू, इतना लिख दो सफिशिएंट है, इतना लिख दो सफिशिएंट है। आई होप आपको समझा है, आई होप यू हैव गॉट दिस। फाइन, लेट अस सी द फोर्थ मेथड, earnings capacity method. You know this basically the difference is in yield basis method and earnings capacity method. What is the difference? What we do, we compute rate of earnings, वहाँ पे भी we computed rate of earnings in yield basis method, and then we compared it with the normal rate, and then we computed the value of shares। यहाँ पे भी we would be doing the same, but the thing is rate of earnings यहाँ पे different है, यहाँ पे profit earned is different। it was वहाँ पे it was profit earned was earnings available to equity shareholders, but यहाँ पे earnings capacity में it is not earnings available to equity shareholders, but it is profit earned before interest and after tax। you remember? एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, देखो जो हमने एक्चुअल में किया है क्लास में, इट इज प्रॉफिट अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, right? We used to take that method, that profit for computing rate of earnings, exactly right, divided by capital employed into 100, ये करने के बाद we used to get rate, now what we used to do, यहाँ पे नीचे आया नहीं है, इसके बाद what we used to do, we divide the rate of earnings, ये rate of earnings है, divided by normal rate into paid up value of shares, that इस मल्टीप्लाई करने के बाद आता था वैल्यू ऑफ शेयर आता था। आई होप आपको समझा है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें यही लिखेंगे सर कि अर्निंग कैपेसिटी मेथड में द वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉम्प्यूटेड टेकिंग द प्रॉफिट्स एज द बेस, we compute profit, which profit? We compute the profit which is before interest and after tax, and we divide it by capital employed in order to get rate of earnings. After getting rate of earnings, we compare it with normal rate and compute the value of share as follows, and value of share का formula लिखोगे, value of share is equal to average earnings, rate of earnings divided by normal rate into paid up value of an equity share। आई होप आपको समझा है। तो यहाँ पे हो गई आपकी थियरी खत्म, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की थियरी खत्म। देखो हमने सारे चीज़ें देख लिए, कौन कौन सी चीज़ें देख लिए, फर्स्ट हमने कंसेप्ट देखा, देन हमने नीड देखा, देन फैक्टर्स देखे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, देन टाइप्स ऑफ डिफरेंट लाइक पार वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सारे देख लिए। देन रीजंस, ये हमने लाइक सी कैटेगरी पॉइंट है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन मेथड्स देखे, मेथड्स में 4 मेथड्स देखे हमने, डिफरेंट 4 मेथड्स देखे। तो 4 मेथड्स के एक्चुअल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, उसको थ्योरी के इसमें कैसे लिखने का वो देखा, एग्जाम ओरिएंटेड। फाइन, आई होप आपको समझा है।